अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं एमडी कैट का। तो यूनिट 2 है मोशन एंड फोर्स, और इसके अंदर जो टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं वो हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, प्रोजेक्टाइल मोशन, टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड कपल। वन बाय वन सब टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्टेंस है वो है 2 पॉइंट्स के दरमियान लेंथ ऑफ पाथ। इनके हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट ए, इधर से एक बॉडी मूव करके गई है पॉइंट बी तक। ठीक है, तो लेट्स सपोज पॉइंट ए से बॉडी इस तरह कर्व्ड पाथ में पॉइंट बी तक गई है। तो ये जो पूरे पाथ है, ये पाथ लेंथ जो है ये डिस्टेंस है इन पॉइंट्स का, डिनोटेड बाय एस। डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं एस से। जबकि इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन ही हो सकती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये इनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होती। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऑलवेज एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है, वो एक वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय स्मॉल डी। तो हमारा एक कंसेप्ट है कि स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर होते हैं। तो क्या ये कंसेप्ट जो है हमारा ऑलवेज एप्लीकेबल है? नहीं, ये कंसेप्ट हमारा उस वक्त एप्लीकेबल है जब मोशन स्ट्रेट लाइन में तो हो, यूनिडायरेक्शनल मोशन हो। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। किस तरह, इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्ज करें कि एक बॉडी जो है वो मूव की है इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग यहाँ तक मूव करके आई है बॉडी। तो यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 सेंटीमीटर। तो इस केस में जब वो यहाँ से यहाँ तक आई तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, क्योंकि मोशन अभी यूनिडायरेक्शन है। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई, बॉडी फिर 2 सेंटीमीटर बैकवर्ड मूव कर गई। जब 2 सेंटीमीटर बैकवर्ड वो मूव कर गई तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो 5 + 2 सेंटीमीटर, वो हो गया 7 सेंटीमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट जो ग्रीन लाइन शो कर रही है, वो कितनी रहेगी? वो सिर्फ 3 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन यूनिडायरेक्शनल मोशन जब होगी एक ही डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल होंगे। अब डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा होती है मोशन के लॉन्ग, सवाए सिंपल हार्मोनिक मोशन के। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि बॉडी जो है मीन पोजीशन से मूव करती है बॉडी टुवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, मीन से बॉडी एक्सट्रीम की तरफ जाती है और फिर एक्सट्रीम से मीन की तरफ आती है। लेकिन चाहे बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही हो या चाहे एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रही हो, दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेजर की जाती है फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है एक्स से। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो मोशन के ऑपोजिट भी पाई जा सकती है। जैसे एक्सट्रीम से बॉडी मीन की तरफ आ रही हो तो मोशन की डायरेक्शन तो मीन की तरफ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगेन एक्सट्रीम की तरफ होगी। इधर एमसीक्यूज देख लें कि अ बॉडी इज मूविंग इन अ सेमी सर्कुलर पाथ, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज। अब बॉडी सेमी सर्कुलर पाथ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के लॉन्ग मूव की कर गई है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो निकालनी है। डिस्टेंस तो ये कर्व्ड पाथ में कवर हो गया, और डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन पॉइंट्स के दरमियान, जो कि ये हो गया। अब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये इक्वल है डायामीटर के, डायामीटर ऑफ सर्कल के। और डायामीटर ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? रेडियस ऑफ सर्कल का डबल होता है, 2r। ठीक है, तो हम इनकी रेशियो निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कंप्लीट सर्कल का तो 2πr होता है, लेकिन चूंकि सेमी सर्कल है इसलिए हमने उसका हाफ यूज़ किया, πr डिवाइडेड बाय डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो ये कट के आंसर हमारे पास आ गया π/2। इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास क्या है? चार्ली। ये यहाँ पे ये अल्फ़ा जो लगा हुआ है ये ठीक नहीं लगा हुआ।
करेक्ट आंसर यहाँ पे चार्ली है, चार्ली, π/2। नेक्स्ट एक और एमसीक्यूज हम देख लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से कंसर्न्ड है कि अदनान एंड निहा आर वॉकिंग इन अ गार्डन, दे मूव 2 मीटर इन ईस्ट, 4 मीटर टुवर्ड साउथ, देन 1 मीटर टू ईस्ट एंड 8 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, देयर डिस्प्लेसमेंट इज। यहाँ पे हमारे पास 3-4 डायरेक्शंस दी गई हैं और उनको कंबाइन करके हमने डिस्प्लेसमेंट बतानी है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने डायरेक्शंस ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ पे ड्रॉ की गई हैं कि आपने इस तरह क्रॉस बना लेना है आपने फ़ौरन से, और उसको लेबल कर लेना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ये क्रॉस लेबल हुआ है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब हम देखते हैं एमसीक्यूज़ को। तो दे मूव 2 मीटर इन ईस्ट, सबसे पहले वो 2 मीटर ईस्ट की तरफ गए। तो हम इस तरह से फिगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि फर्स्ट दे मूव 2 मीटर टुवर्ड ईस्ट, ये 2 मीटर ईस्ट की तरफ वो आ गए। उसके बाद 4 मीटर टुवर्ड साउथ, फिर 4 मीटर टुवर्ड साउथ मूव कर गए। देन 1 मीटर टू ईस्ट, फिर 1 मीटर मजीद ईस्ट की तरफ मूव कर गए, 1 मीटर टुवर्ड ईस्ट। देन 8 मीटर टुवर्ड नॉर्थ, अब 8 मीटर्स मूव कर गए वो टुवर्ड नॉर्थ। तो हमने एक फिगर उसकी जो उसने डाटा दिया उससे हमने कंस्ट्रक्ट कर ली फिगर। अब इस फिगर में हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जितना डिस्टेंस कवर हुआ है ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, बाकी सारा डिस्टेंस है। तो हम इसको आइसोलेट कर लेते हैं, ये हमारे ए से बी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट थी, और इस डिस्प्लेसमेंट का जो बेस है वो 3 मीटर इसकी बेस है, 2 मीटर ये हो गया और 1 मीटर आगे ये वाला डिस्टेंस हो गया। तो इससे इसकी टोटल जो बेस है वो 3 मीटर है, और यहाँ पे देखें ये 8 मीटर था और 8 मीटर में से ये 4 मीटर जो है ये निकल चुका है यहाँ तक, इसलिए ये 8 मीटर का हाफ पोर्शन ऊपर बच जाता है। इसलिए इस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो 4 मीटर है। तो हम यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, फिसागोरस। तो हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। हाइपोटेनस हमने कैलकुलेट करना जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगी, तो बेस 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर, तो ये हमारे पास आ गया 25 का स्केयर रूट। तो स्केयर लिया तो हमारे पास 5 मीटर हाइपोटेनस आ गया, यानी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास 5 मीटर आ गई, जो उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर हुआ है। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, अल्फा 5 मीटर। नेक्स्ट एक फार्मूला ये शॉर्टकट है, ये आपने याद कर लेना है कि फ्री फॉलिंग बॉडी हो तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो इज इक्वल है 5t स्केयर के। टाइम दिया होगा तो आप ये फार्मूला लगा के उसका डिस्टेंस जो कवर्ड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये किस तरह आया फार्मूला, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्केयर, GT स्केयर है ये। तो VI जो है फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि ऊपर टॉप से स्टार्ट कर रहा है वहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं, और G चूँकि नीचे की तरफ फॉल कर ले इसलिए पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्केयर होता है। वैल्यूज़ पुट करें, VI 0 पुट की, G की वैल्यू 10 पुट की, T स्केयर, तो हमारे पास आ गया ये 0 ये फैक्टर कैंसिल हो गया, तो 1/2 10t स्केयर, तो 2 5 द 10, तो हमारे पास आ गया आंसर 5t स्केयर, s इज इक्वल टू 5t स्केयर। अब यहाँ पे MCQs है कि अ फ्री फॉलिंग बॉडी कवर द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर इन 2 सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड। अगर 2 सेकेंड में 30 मीटर है तो 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा। अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं, तो फार्मूले के मुताबिक s इज इक्वल टू 5t स्केयर। अब क्या हुआ है, टाइम पीरियड जो है 2 सेकेंड से 4 सेकेंड हो गया, यानी टाइम पीरियड जो है वो डबल हो चुका है, यानी कि t की जगह अब हमने 2t पुट किया क्योंकि टाइम डबल हो गया। तो 2t जब स्केयर लिया हमने तो वो आ गया 4t स्केयर, इस 4 को हमने आइसोलेट कर लिया तो बाकी 5t स्केयर वैसे ही आ गया। 5t स्केयर जो है वो पहले वाला टाइम पीरियड भी है। अब चूँकि जब टाइम जब 2 गुना बढ़ चुका है तो डिस्टेंस देखें, तो डिस्टेंस के फार्मूले में पहले की निस्बत 4 का इजाफा हुआ है, यानी डिस्टेंस जो है
4 टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, इसलिए इसका आंसर हमारे पास होगा 120 मीटर। यानी जब टाइम डबल हुआ तो डिस्टेंस जो है 4 टाइम बढ़ गया। और किस तरह आया ये हमने इक्वेशन में पुट किया, टाइम डबल 2t हमने पुट किया तो हमारे पास 4 इस फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसलिए 120 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। जब पोजीशन चेंज होगी तो डिस्टेंस भी कवर होगा और स्पेसिफिक डायरेक्शन में कवर होगा। हम बताएंगे कि पोजीशन इधर से इधर चेंज हुई है तो ये वेलोसिटी होगी उसकी बॉडी की, कितने टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, डेल्टा डी बाई टी। अब वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। और किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वो किस तरह देते हैं जी, लिमिट डेल्टा टी इज अप्रोचेज टू जीरो डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। अब वेलोसिटी की और भी टाइप्स हैं, रिलेटिव वेलोसिटी भी होती है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है ये भी हम कंसेप्ट देख लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का भी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी भी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी होगी। तो यहाँ पे एक MCQs है। ए कार मूव्ड फ्रॉम फैसलाबाद to Gujranwala at a speed of 50 km per hour. Then it moved back from Gujranwala to Faisalabad at speed of 40 km per hour. Average velocity of car is, यानी कि 50 की किलोमीटर की स्पीड पे वो गुजरांवाला गई और 40 की स्पीड पे वापस आ गई, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो इसका आंसर है अल्फ़ा, एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पे। तो जब वो जिस जगह से चली थी गाड़ी उसी जगह पे वापस आ गई है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई उसकी, 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 तो उसका टाइम पीरियड या जितना भी उसने टाइम लिया, जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी अल्फ़ा, लेकिन एवरेज स्पीड 0 नहीं होगी। एवरेज स्पीड उस बॉडी की 0 नहीं है। अब हम फार्मूला यहाँ पे डील करने लगे हैं शॉर्टकट कि अगर एवरेज स्पीड जो है हमने कैलकुलेट करनी है अगर डिस्टेंस सेम है, यानी एक डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है, यानी कि 50 मीटर बॉडी ने एक स्पीड पे तय किया है और फिर 50 मीटर बॉडी ने किसी और स्पीड पे तय किया है। यानी 50 जैसे इस केस में है कि डिस्टेंस गुजरांवाला से फैसलाबाद का जो डिस्टेंस है एक बार उसने 50 की स्पीड पे तय किया है, एक बार उसने 40 की स्पीड पे तय किया है। तो डिस्टेंस जो है वो सेम है लेकिन स्पीड जो है डिफरेंट है। इस केस में एवरेज स्पीड का फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, इस तरह का केस हो तो वो हो हमारे पास होगा 2 इंटू V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो इस केस में हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। वो फ़र्ज़ कर लें हम V1 जो है हमारे पास 40 है, V2 50 हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, कोई भी किसी को भी V1 कह दें किसी को भी V2 कह दें। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 इंटू V1 V2 40 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 50, तो हमारे पास 44.44 किलोमीटर पर आवर इसकी कार की जो है वो स्पीड होगी, एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी कार की 0 है लेकिन एवरेज स्पीड जो है वो 44.44 किलोमीटर पर आवर आ गई है। अगेन हम MCQs डील करते हैं। ये MCQs हर MCQ से आपको कोई ना कोई कंसेप्ट मिलेगा और इस कंसेप्ट को आपने ग्रैस्प कर लेना है। इफ़ अ बॉडी मूव्स एट 40 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड एंड 30 मीटर पर सेकंड फॉर 20 सेकंड, एवरेज स्पीड इज, यानी अब यहाँ पे 2 टाइम पीरियड हमें दिए गए हैं और 2 डिफरेंट स्पीड्स दी गई हैं, तो एवरेज स्पीड हमसे पूछी गई है। तो इस केस में फार्मूला क्या यूज़ होगा वो फार्मूला हम देख लेते हैं। अब टाइम पीरियड जो है हमें उन्होंने इस केस में टाइम जो है वो डिफरेंट दिया हुआ है। एक टाइम हमारे पास 10 सेकंड है, एक टाइम हमारे पास 20 सेकंड है, ठीक है। तो इसका स्पेसिफिक फार्मूला है। अब आप देखें ये स्पीड के फार्मूले हैं। एवरेज स्पीड जो है ये बराबर होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पे। अब डिस्टेंस हमारे पास फ़र्ज़ करें डाटा इस फॉर्म में दिया कि 2 डिस्टेंस दिए गए हैं S1 S2 और टाइम पीरियड भी 2 दिए गए हैं T1 एंड T2। तो हम वो पुट कर लेते हैं, टोटल डिस्टेंस क्या होगा S1 प्लस S2, टोटल टाइम T1 प्लस T2। अब हम जानते हैं कि S बराबर होता है VT के, ठीक है। तो S की जगह हम VT पुट कर लेते हैं, तो S1 की जगह V1 T1, S2 की जगह V2 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2।
तो ये वेलोसिटी एवरेज का ये भी फार्मूला है। ये फार्मूला इस एमसीक्यूज के केस में यूज़ होगा क्योंकि हमारे पास v1 है, v2 है, t1 है, t2 है। तो इस केस में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब अगर यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ जाए कि टाइम पीरियड भी हमारे पास दोनों केसेस में अगर टाइम डिफरेंट है, वेलोसिटी भी डिफरेंट है, टाइम भी डिफरेंट है, फिर तो ये फार्मूला लगेगा। अगर टाइम दोनों बराबर हों, यानी कि t1 बराबर हो t2 के और वो दोनों बराबर हों t के, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं t1 की जगह भी हम t पुट कर देते हैं, t2 की जगह भी t पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया v1 t प्लस v2 t अवर t प्लस t। तो वेलोसिटी एवरेज हमारे पास आ जाएगी, t इधर से कॉमन आ गया, t जो है हमने कॉमन ले लिया, अवर 2t, t से कट गया, हमारे पास वेलोसिटी एवरेज का फार्मूला आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। अब अगर डिस्टेंस बराबर हो, s बराबर हो s2 के, तो फिर फार्मूला क्या यूज़ करना है हमने, 2 इंटू v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। आपने फार्मूलेज याद करने हैं, डेरिवेशन से आपको कोई कंसर्न नहीं है, डेरिवेशन तो आनी नहीं पेपर में, फार्मूला ही आपने यूज़ करना है। तो इनके हमारे पास स्पीड के फार्मूला जो है हमारे पास ये आगे, पहला फार्मूला ये हो गया s1 प्लस s2 ओवर t1 t2। अगर हमारे पास डिस्टेंस दिए हों और टाइम, दो डिफरेंट टाइम दिए हों, अगर हमारे पास दो डिफरेंट वेलोसिटी और साथ दो डिफरेंट टाइम दिए हों, फिर हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर हमारे पास हमें ये बताया गया हो कि टाइम जो है दोनों बराबर हैं जबकि सिर्फ स्पीड डिफरेंट है, तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमें दिया गया हो कि स्पीड जो है दोनों डिफरेंट है लेकिन जो उनका डिस्टेंस है वो सेम है, तो फिर हम उस केस में ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इस एमसीक्यूज का सोल्यूशन देख लेते हैं। इस एमसीक्यू का सोल्यूशन कुछ इस तरह है। ये फार्मूला हमने लगाया v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाई t1 जमा t2। वैल्यूज़ हमने पुट कर ली, v1 हमने 40 कह दिया, v2 30 कह दिया, t1 10 सेकेंड है, t2 20 सेकेंड। वैल्यूज़ पुट किए, हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 33.33 मीटर पर सेकेंड आ गया। आपने जो है सॉल्व पेज के ऊपर सॉल्व जो है वो कोशिश करनी है कि आप प्रैक्टिस इस कदर कर लें कि आप मेंटली चीज़ों को सॉल्व करें। मेंटली आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन छोटे मोटे उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो उससे आपके जो स्पीड है सॉल्व करने की वो ऑटोमेटिक तेज़ होती चली जाएगी। अब रिलेटिव स्पीड क्या है, एक दूसरे के लिहाज से जो स्पीड होती है बॉडी की, तो ये किस तरह रिलेटिव स्पीड, यानी कि एक बॉडी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे नॉर्थ में जा रही है, तो दूसरी बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में वो भी नॉर्थ में जा रही है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड यानी कि एक दूसरे के लिहाज से स्पीड क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि वो उन दोनों का आपस में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा होगा। वो जो स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव वेलोसिटी है, स्पीड नहीं सॉरी, रिलेटिव वेलोसिटी। अब अगर दो बॉडी जो है वो सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हों, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, v1 माइनस v2, यानी कि एक वेलोसिटी से दूसरी वेलोसिटी हम माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हों, मूव कर रहे हों, तो फिर हम उनकी वेलोसिटी को ऐड अप कर देते हैं उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर बॉडी एक 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ में जा रही है और दूसरी जो है 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में जा रही है, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 15 मीटर पर सेकंड। अगर एक 20 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में जा रही है और दूसरी जो है उसके अपोजिट 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साउथ में जा रही है, तो उनकी रिलेटिव स्पीड पॉजिटिव प्लस करके आएगी, तो 20 प्लस 20 उनकी 40 मीटर पर सेकंड स्पीड जो है वो आ जाएगी। यानी अगर 20 v1 है और 20 ही v2 है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो आंसर 40 मीटर पर सेकंड उनका आ जाएगा। ठीक है, अब इससे कंसर्न हम एमसीक्यू जिससे रिलेटेड हम देख लेते हैं एक, कि a car of 100 meter length is moving toward east with speed of 38 meter per second and bird is flying toward west with speed of 2 meter per second. Time required by bird to cross the car is। अब कार जो है वो ईस्ट की तरफ जा रही है 38 की स्पीड से और बर्ड जो है वो वेस्ट में जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन की रिलेटिव स्पीड जो है ऐड अप होगी, 38 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड। इनकी रिलेटिव स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब लेंथ है कार की 100 मीटर, यानी बर्ड ने 100 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करना है, तो हमने इस 100 मीटर के लिए टाइम कैलकुलेट करना है। स्पीड 40 आ गई हमारे पास और डिस्टेंस 100 हो गया, तो टाइम हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
देखें रिलेटिव स्पीड 40 होगी, रिलेटिव स्पीड 40 मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास। एस जो है हमारे पास वो भी हमें 100 मीटर पता है, तो एस का फार्मूला भी पता है इज इक्वल टू वी टी। तो टाइम हमने कैलकुलेट करना है, तो वी उधर जाकर डिवाइड हो गया, तो 100 डिवाइड बाई 40 2.5 सेकेंड, सॉरी ये सिंपल गलत लिखा हुआ है, 2.5 सेकेंड हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, 2.5 सेकेंड चार्ली। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन, एज ऑल ऑफ अस नो दैट एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर चेंज की शरह जो है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब एक्सेलरेशन जो है हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगा। इन जिस डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही होगी, नेट फोर्स, उस डायरेक्शन में उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब एक्सेलरेशन की जो टाइप्स हैं, कॉमन टाइप्स कौन सी हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस का फार्मूला लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर तो वेलोसिटी बॉडी की बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन जो है वो उसके अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी जो बॉडी की होगी वो हमेशा जो है वो बड़ी होगी इनिशियल वेलोसिटी से, वी आई से। जब वी एफ वी आई से बड़ी होगी तो हमारे पास जो वी एफ माइनस वी आई जो है, इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। चूँकि इसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा, इस वजह से जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। लेकिन अगर ऑपोजिट कंडीशन देख लें, वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो उस केस में वी एफ जो है वो वी आई से कम होगी। जब वी एफ वी आई से कम होगी तो ये जो डिफरेंस है वी एफ माइनस वी आई, ये भी नेगेटिव आएगा, इसलिए एक्सीलरेशन भी नेगेटिव होगा। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम डिसेलरेशन भी कहते हैं या रिटार्डेशन भी कहते हैं। अब अगर तो वेलोसिटी बॉडी की बढ़ रही है तो फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो पैरेलल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। जैसे अब ये एक बॉडी थी, ये इस तरफ मूव कर रही है, ये उसकी वेलोसिटी शो की हुई इधर मूव कर रही है, इस पे ये बैक पीछे से फोर्स लगाई गई बॉडी पे। अब फोर्स लगने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो हमने कहा कि एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन भी फॉरवर्ड सिमत में होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर ये बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है, फोर्स इसमें हम वेलोसिटी के अगेंस्ट ऑपोजिट लगाते हैं तो इसकी वेलोसिटी जो है कम होगी। और फोर्स चूँकि बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ लग रही है तो इसका एक्सेलरेशन भी इसी तरफ होगा। और चूँकि वेलोसिटी कम होगी इसलिए इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, जबकि इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर एंटी पैरेलल। ठीक हो गया। अब सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर। किस तरह? सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है टेंजेंट के लॉन्ग होती है, टेंजेंट के लॉन्ग वेलोसिटी होती है, जबकि एक्सेलरेशन जो है उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होता है। तो टेंजेंट और एक्सेलरेशन के दरमियान जो है वो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसलिए हम कहते हैं कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। अब किस केस में वेलोसिटी जो है ज़ीरो होती है लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता? तो इसके ये 3-4 ऐसी एग्जांपल हम देखते हैं। जब बॉल को हम ऊपर की तरफ थ्रो करें तो बॉल जो है हमने ऊपर फेंक दी, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉल पहुंचेगी तो वो रुकेगी थोड़ी देर के लिए, बॉल स्टॉप्स एट हाईएस्ट पॉइंट, लेकिन उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता क्योंकि एक्सेलरेशन तो ऊपर फेंकेगी बॉडी का जी के इक्वल होता है। तो एक्सेलरेशन तो उसमें मौजूद होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे वो रुकेगी, वेलोसिटी ज़ीरो होगी, लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन बराबर होगा जी के। सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो उसमें भी एक्सट्रीम पोजीशन पे जो है वो बॉडी रुकती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे भी ज़ीरो
नहीं होता। एक्सेलरेशन उस केस में उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो बराबर होता है माइनस ओमेगा स्केयर एक्स के। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होती है, इसलिए एक्सट्रीम पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, जबकि वेलोसिटी कितनी होती है, वेलोसिटी ज़ीरो होती है, वहाँ पे बॉडी रुक जाती है। अब जब कार के ब्रेक्स आप अप्लाई करें तो कार रुकेगी, लेकिन एक्सेलरेशन अभी ज़ीरो नहीं होगा। अब वेलोसिटी इज़ नॉट ज़ीरो बट एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। अब अगर वेलोसिटी बॉडी की यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, जब वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट जो एक्स जो है वो ज़ीरो होगी। जब एक्स से ज़ीरो होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, इसलिए मीन पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, जबकि वेलोसिटी वहाँ पे मैक्सिमम होती है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती।